गाइस, मैं रवि फौजदार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रमन क्लासेस पर। और अब हम अधिगम पार्ट 2 यानी कि अधिगम का जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा करेंगे। और हम अभी प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन पढ़ चुके थे पहली वीडियो में। अब हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम क्या होता है दोस्तों? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम में आपको पता है दोस्तों क्या होता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है, मतलब दूसरों का प्रेक्षण करना है। अब देखो, प्रेक्षण मतलब क्या होता है? प्रेक्षण, दूसरों का प्रेक्षण करना है इसमें। जैसे कि प्रेक्षण मतलब घटित दूसरों से प्रेक्षण करना। अधिगम के स्वरूप को पहले अनुकरण यानी इमिटेशन कहा जाता था। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिगम के किस स्वरूप को इमिटेशन यानी अनुकरण कहा जाता था? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, प्रेक्षणात्मक मतलब क्या है कि हमें दूसरों का अनुसरण करना है। जैसे बांडुरा और उनके सहयोगियों ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और कभी कभी सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग भी कहा जाता है इसको। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें से यह ज्ञात नहीं रहता है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं, मतलब यह ज्ञात नहीं किया रहता है कि हमें मतलब कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों कि दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, मतलब उन लोगों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? दूसरों की व्यवहार का अनुकरण करना ही मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है, व्यवहार का अनुकरण करना। अनुकरण आपको पता है, अनुकरण मतलब अनुकरण कहा जाता था पहले, आपको पता ही है इसका। प्रेक्षण को पहले क्या कहा जाता था? अनुकरण। ठीक है, हमारे सामाजिक जीवन में प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्यान रखना, फैशन डिजाइनर विशेषतः लंबी, सुंदर और गरिमा युक्त नवयुवतियों को और लंबे तथा आकर्षक कद काठी वाले नवयुवकों को अपने बनाए परिधानों को लोकप्रिय बनाने के लिए नियुक्त करते हैं। लोग उन्हें टीवी के फैशन शो और पत्रिकाओं और समाचार पत्रों पर विज्ञापनों में देखते हैं और आदर्श लोगों का अनुकरण करते हुए अपने श्रेष्ठ और पसंदीदा लोगों को देखना और नई सामाजिक परिस्थितियों में उनके व्यवहारों का अनुकरण करना सामान्य अनुभव है। सीधी सी बात यह है कि उनके व्यवहारों का अनुकरण करते हैं, उनके कपड़ों का या जो भी है। तो मॉडलिंग कहते हैं इसको। इस चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडलिंग अधिगम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रेक्षणात्मक अधिगम के स्वरूप को समझने के लिए बांडुरा के अध्ययनों का वर्णन करना उचित होगा। बांडुरा, अब ध्यान रखना, प्रेक्षणात्मक अधिगम से कौन संबंधित है दोस्तों? प्रेक्षणात्मक अधिगम से बांडुरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बांडुरा से। देखो दोस्तों, प्रसिद्ध प्रायोगिक अध्ययन बच्चों को 5 मिनट की अवधि के लिए एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और एक खिलौना एक मतलब उसमें उनमें एक खिलौना एक बड़ा सा गुड्डा यानी बोबोडोल था। अब एक क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट कभी कभी बनाया कि बोबोडोल परीक्षण क्या है दोस्तों? तो प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है। ठीक है, एक कमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है। बड़े खिलौने के प्रति तो विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है और वह गुड्डे को मारता है और उसे फटसर फेंक देता है, पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और ठीक फिर उस पर बैठ जाता है। इस प्रकार बाद का घटनाक्रम 3 अलग अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया। एक फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले जो लड़के यानी मॉडल को पुरस्कृत किया गया और प्रौढ़ व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। दूसरे फिल्म में बच्चों के सामने दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। मतलब एक में तो क्या पुरस्कृत किया गया था उसके आक्रामक व्यवहार के लिए, दूसरे में क्या किया गया दोस्तों? दंडित किया गया। और तीसरी फिल्म में बच्चों के समूह ने देखा कि लड़के को ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित किया गया है। इस प्रकार बच्चों के तीनों समूह को अलग अलग फिल्में दिखाई गई। फिल्में देख लेने के बाद सभी बच्चों को अलग अलग प्रायोगिक कक्षों में बैठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इन समूह को छिपकर देखा गया और व्यवहारों को नोट किया गया। तो उन लोगों को पाया गया जिन लोगों ने फिल्म में क्या है दोस्तों, जिन लोगों ने फिल्म में खिलौनों के प्रति किए गए आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा तो वे खिलौनों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। मतलब पुरस्कृत किया गया तो वो और ज़्यादा आक्रामक हो गए उनके प्रति में। और सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्हें फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित, और जिन बच्चों ने आक्रामकता दिखाई और उनको दंडित किया गया था तो उन्होंने उन बच्चों के क्या है दोस्तों, व्यवहार में आक्रामकता कम हुई। ठीक है, फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम को आक्रामकता सीखी और मॉडल का अनुकरण भी किया। प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा, मतलब जो प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, जो प्रेक्षक होता है मॉडल के, यानी प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसने मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखा है या दंडित होते हुए। सीधी सी बात है, उसके दंड या पुरस्कार पर निर्भर करती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसी प्रकार अनुसरण था। जैसे कि सामाजिक उत्सव और समारोह प्रौढ़ व्यक्तियों के
अनेक प्रकार के व्यवहारों का ध्यान से प्रेक्षण करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, देखो छोटे बच्चे विवाह समारोह, जन्मदिन, व्रतोज, चोर सिपाही, घर रखाव आदि के खेल खेलते हैं। वे अपने खेलों में ऐसा सब करते हैं जैसा वे क्या है, समाज और टेलीविज़न पर देखते हैं दोस्तों। जैसे टेलीविज़न पर टीवी में चोर सिपाही का खेल खेलते हुए देखते हैं, तो ये ऐसा करते हैं। इसलिए बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार प्रवणों का प्रेक्षण तथा उनके नकल करके सीखते हैं। ठीक है, नकल करके सीखते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि नकल करने के सीखने वाला प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, तो ऐसे करके। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम। आपके जो सिलेबस है उसमें संज्ञानात्मक अधिगम साफ साफ डिफाइन है। संज्ञानात्मक कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं जो अधिगम के मूल में होती हैं। उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित किए हैं जो उन प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं, अधिगम करते समय घटित होती हैं, न केवल ऐसे संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके। जैसा कि प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंध किया जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के कार्यकलापों की बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाला जो व्यक्ति होता है उसके कार्यकलापों की बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है। संज्ञानात्मक अधिगम में ज्ञान, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में यानी ज्ञान में परिवर्तन आता है। अंतर्दृष्टि अधिगम एवं अव्यक्त अधिगम में इस प्रकार का अधिगम परिलक्षित होता है। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों इस चीज़ को। क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्दृष्टि अधिगम या अव्यक्त अधिगम में किस प्रकार का अधिगम परिलक्षित होता है, तो संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम या अव्यक्त अधिगम में किस प्रकार का अधिगम परिलक्षित होता है दोस्तों, संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम, अब आपको बताया कि कोलर ने अधिगम का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी व्याख्या अनुबंधन के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जिसमें चिंपैंजी को जटिल समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। कोलर ने चिंपैंजी को बंद कमरे क्षेत्र में रखा जहां भोजन था, लेकिन चिंपैंजी की पहुंच के बाहर था। इस खेल में कुछ ऐसे जैसे डंडे, बॉक्स भी रख दिए गए। चिंपैंजी ने तेजी से बॉक्स पर खड़े होना तथा डंडे से भोज्य पदार्थ को अपनी ओर खिसकाना सीख लिया दोस्तों। इस प्रकार प्रयोग में अधिगम प्रयत्न त्रुटि तथा प्रबलन के परिणाम स्वरूप घटित नहीं हुआ। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रयत्न एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर, या प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट के परिणाम स्वरूप घटित नहीं होता, बल्कि अकस्मात अंतर्दृष्टि दीप्ति द्वारा घटित होता है। मतलब जो सामने उसके समस्या होती है उसके समाधान के द्वारा घटित होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो अंतर्दृष्टि मतलब खुद की सूझ से। चिंपैंजी कुछ समय तक खेल क्षेत्र में घूमता रहा, फिर एकाएक एक बक्से पर खड़ा हुआ एक डंडा उठाकर उसने केले पर मारता है, जो कि सामान्यतः उनकी पहुंच के बाहर ऊंचाई पर थे। चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कोलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर्दृष्टि अधिगम किस पर, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि के एक अधिगम के एक सामान्य प्रयोग में एक ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है, उसके पश्चात कुछ समय तक प्रगति का आभास नहीं होता, अतः फिर अंत में एक समस्या समाधान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम क्या है कि उसके सामने एक ऐसी प्रगति मतलब क्या है दोस्तों कि समस्या प्रस्तुत की जाती है, उसके पश्चात कुछ समय तक प्रगति का आभास नहीं होता, फिर अंत में एक समस्या समाधान उत्पन्न होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि अधिगम में एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि जो अधिगत किया गया है वह उद्दीपकों और अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित सहचर्यों का विशिष्ट समूह नहीं है, बल्कि साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। संज्ञानात्मक संबंध है दोस्तों। ठीक है, अब आ जाते हैं अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम क्या है दोस्तों, अव्यक्त अधिगम एक अन्य प्रकार के संज्ञानात्मक अधिगम को, हाँ तो दो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के कि संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत कौन से, एक तो अव्यक्त अधिगम और दूसरा अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम अभी हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा है अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता। ठीक है, अब अव्यक्त अधिगम नाम से पता चल रहा है कि अव्यक्त करना, मतलब अव्यक्त अधिगम में क्या है कि दोस्तों कि संज्ञानात्मक अधिगम में अव्यक्त अधिगम कहते हैं, मतलब अन्य प्रकार के संज्ञानात्मक अधिगम। अव्यक्त अधिगम में क्या है कि नया व्यवहार पर संबंधित है। सबसे बड़ी बात तो नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है, लेकिन उसको व्यवहार को दर्शाया नहीं जाता जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता। क्या प्रदान नहीं किया था दोस्तों, प्रबलन। टॉलमैन ने अव्यक्त अधिगम के संप्रत्य को अपने प्रारंभिक योगदान दिया। अव्यक्त अधिगम को समझने के लिए उनके एक प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। टॉलमैन ने चूहे के दो समूहों को भूल भुलैया में छोड़ा और उन्हें अन्वेषण करने का अवसर दिया। चूहे के एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन मिला और उन्होंने प्रारंभ से अंत तक का रास्ता तेजी से ढूंढ लिया दोस्तों। ठीक है,
तेजी से ढूंढ लिया। और दूसरी ओर चूहे के दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया तथा उन्होंने अधिगम के कोई स्पष्ट संकेत भी प्रदर्शित नहीं किए। अब दूसरी सीधी सी बात यह है कि दोस्तों जिनको पुरस्कार दिया गया उन्होंने प्रारंभ से अंत तक का जो रास्ता था वो तेजी से ढूंढ लिया, और जिनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट संकेत ही प्रदर्शित नहीं किया। किंतु जब बाद में उन्हें जब प्रबलित किया गया तो वे भूल भुलैया के रास्ते में प्रारंभ से अंत तक उनकी उतनी ही सक्षमता से दौड़ने लगे जितना पुरस्कृत समूह के चूहे दौड़े थे। टॉलमैन ने प्रतिपादित किया कि अप्रबलित समूह के चूहों ने भूल भुलैया के मानचित्र को अन्वेषण करके जल्दी ही सीख लिया। केवल उन्होंने अव्यक्त अधिगम का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक कि ऐसा करने के लिए उन्हें प्रबलन प्रदान नहीं किया गया। जो दूसरा समूह था, जैसे उनको प्रबलन मिला तो उन्होंने उनके बराबर ही अपना संकेत स्पष्ट जो है संकेत प्रदर्शित किए दोस्तों। इसकी बजाय चूहों ने भूल भुलैया का एक संज्ञानात्मक मानचित्र यानी कॉग्निटिव मैप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक मानचित्र जो अंडरलाइन है ना दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन बनने लायक हैं। तो यानी कॉग्निटिव मैप क्या होता है दोस्तों? तो कॉग्निटिव मैप संज्ञानात्मक मानचित्र किसमें? सिद्धांत अव्यक्त अधिगम में बनता है। ठीक है, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन दशाओं और स्थानिक अवस्थितियों की आवश्यकता उनके मानचित्र द्वारा किया जाता है। अब देखो वाचिक अधिगम क्या होता है दोस्तों। वाचिक अधिगम अनुबंधन से भिन्न है और ये अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न घटनाओं, वस्तुओं और उनके लक्ष्यों के बारे में मुख्यतः संबंधों में शब्दों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द से साक्षर बन जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इस तरह के सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कई विधियों का विकास किया। प्रत्येक विधि का किसी न किसी तरह का शाब्दिक सामग्री के अधिगम से जुड़े विशिष्ट प्रश्नों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है। वाचिक अधिगम की प्रक्रिया के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक कई तरह की सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे निरर्थक शब्दांश, परिचित शब्द, अपरिचित शब्द, प्रतिदर्श, एकांशों के लिए तालिका। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है। यहाँ आ जाओ आप डायरेक्ट दोस्तों। सूची का जो सबसे पहला एकांश दिखाया जाता है और प्रतिभागी को दूसरा एकांश बताना होता है, तो यदि वह निर्धारित समय बताने में असफल रहता है तो प्रयोगकर्ता उसे दूसरा एकांश प्रस्तुत करता है। यह एकांश उद्दीपक बन जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, प्रयोगकर्ता उसे सही एकांश बता देता है, चौथे एकांश के लिए उद्दीपक बन जाता है। इस विधि को क्रमिक पूर्वाभास मतलब यह है कि इसमें एक एकांश दिखाया जाता है और दूसरा एकांश बताना होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, क्रमिक पूर्वाभास विधि होती है, यानी सीरियल एंटीसिपेशन मेथड। ठीक है। अधिगम के प्रयास तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी सभी एकांशों का सही से क्रमिक पूर्वाभास ना कर ले। मुक्त स्मरण क्या होता है दोस्तों? प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है और पढ़ते और लिखते बोलते प्रत्येक शब्द एक निश्चित समय तक ही दिखाया जाता है और इसके बाद प्रतिभागी शब्दों को किसी क्रम में पुनर्स्मरण करके निर्देशन को लिखता हुआ मतलब करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि शब्दों की सूची प्रस्तुत की जाती है, बच्चों को दिखाई जाती है, फिर उसके बाद में वो हटा ली जाती है और प्रतिभागियों को शब्दों को क्रम में लिखने के लिए कहा जाता है। मुक्त स्मरण कहते हैं कि मतलब उनको कितना याद है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, एक अच्छी लाइन जो बहुत ही अच्छा है इसमें वो ये है क्या कि सर्वप्रथम बोसफील्ड ने इसे प्रायोगिक रीति से प्रदर्शित किया था। ये जो लाइन है, ये जो है घेराव है, ये पूरा ये देख लेना अच्छा है कि सर्वप्रथम बोसफील्ड ने इसे प्रायोगिक रीति से प्रदर्शित किया। उन्होंने 60 शब्दों की एक सूची का निर्माण किया जिसमें 15-15 शब्द 4 अलग अलग वर्गों से लिए गए और वे 4 वर्ग थे: नाम, पशु, पेशा, सब्जी। ये ध्यान रखना, बोसफील्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोसफील्ड ने प्रायोगिक रीति से प्रदर्शित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तथापि उन्होंने प्रत्येक वर्ग के शब्दों को एक साथ पुनः स्मरण किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को वर्ग गुंछन यानी कैटेगरी क्लस्टरिंग वर्ग गुंछन कहा। किसको वर्ग गुंछन कहा दोस्तों? उन्होंने प्रत्येक वर्ग के शब्दों को एक साथ पुनः स्मरण किया और उन्होंने इस प्रक्रिया को वर्ग गुंछन या कैटेगरी क्लस्टरिंग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैटेगरी क्लस्टरिंग किससे संबंधित है दोस्तों? तो बोसफील्ड से संबंधित है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, 60 शब्दों की एक सूची। अब आते हैं दोस्तों, संप्रत्य अधिगम क्या होता है। संप्रत्य अधिगम जिस संसार में हम रहते हैं उनमें अनगिनत प्रकार की वस्तुएं, घटना तथा प्राणी होते हैं। वे वस्तुएं तथा घटनाएं संरचना और कार्यों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। बहुत सी चीज़ें जो मनुष्यों को करनी होती हैं उनमें से एक है वस्तु, घटना, पशु आदि को वर्गों में सुव्यवस्थित करना ताकि एक वर्ग की वस्तुओं को एक जैसा जाना जा सके, हालांकि वे अपने लक्षणों में भिन्न होती हैं। संप्रत्य अधिगम यानी वस्तु, घटना और पशुओं के वर्गों को सुव्यवस्थित करना।
बस ये बात ध्यान रखें। इसमें कुछ संप्रत्य क्या होता है, कंसेप्ट होता है। संप्रत्य मतलब अनेक वस्तुओं घटनाओं के लिए किया जाता है। पशु, फल, भवन और भीड़ संप्रत्यों या श्रेणी के उदाहरण हैं। बस इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आप लोगों को। ये हाईलाइट जो किया हुआ है ना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कृत्रिम संप्रत्य, देखो क्या है कि मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के संप्रत्यों का अध्ययन किया है, ध्यान रखना। कृत्रिम संप्रत्य और स्वाभाविक संप्रत्य श्रेणी, यानी आर्टिफिशियल कंसेप्ट और नेचुरल कंसेप्ट, यानी कृत्रिम और स्वाभाविक। कृत्रिम संप्रत्य वे हैं जो स्वप्रवासित होते हैं और विशेषताओं को जोड़ने वाले नियम परिशुद्ध और कठोर होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसमें ऐसा याद रखना कि कितने प्रकार के संप्रत्य होते हैं दोस्तों, 2। मनोवैज्ञानिक ने 2 प्रकार के संप्रत्यों का अध्ययन किया है, कृत्रिम संप्रत्य और स्वाभाविक संप्रत्य या श्रेणियाँ। बस प्रासंगिक विशेषता क्या होती है कि नियमों के उपयोग से बहुत से संप्रत्य बनाए जा सकते हैं। विशेषताओं का वह समूह जो किसी नियम से जुड़ा हुआ रहता है उसे प्रासंगिक विशेषता या रिलेवेंट फीचर्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग दोस्तों कौशल अर्जन के चरण पे आ जाइए। हम ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि कौशल अर्जन के चरणों के सर्वाधिक प्रभावशाली वर्णों में एक वर्णन फिट्स, किसने दोस्तों, फिट्स को नाम याद रखना आप लोग। फिट्स क्या है, फिट्स कि फिट्स ने दोस्तों क्या किया कि फिट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, उनके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, साचर्यात्मक और स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि फिट्स ने मनोवैज्ञानिक प्रस्तुत किया था कौशल अर्जन के चरण। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौशल अर्जन का चरण नहीं है, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनॉमस या और कुछ धरती का वो चौथा तो वो अलग होगा। तो आपको याद रखना है क्या, संज्ञानात्मक, साचर्यात्मक और स्वायत्त। ठीक है, दोस्तों ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हमें सिर्फ वही पढ़नी है, लिखने को तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। दोस्तों अवशिष्ट अंतरण क्या होता है कि अवशिष्ट अंतरण क्या होता है कि पूर्व अधिगम व्यक्ति को दूसरे कार्य को अच्छे तरीके से करने के यानी सीखने के लिए अनुकूल बनाता है। एक कार्य का सीखना अधिगमकर्ता को अगले में ज़्यादा सुविधा से सीखने के लिए स्फूर्ति प्रदान करता है। अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को पिच पर विकेट के नज़दीक जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हुए देखा होगा। ये खिलाड़ी एक पैर से कूदते हुए चलते हैं, फिर दूसरे पैर से कूदते हैं। वे बल्ला पकड़ते हुए अपने दोनों हाथों घुमाते हैं ताकि उनकी मांसपेशियाँ ढील हो जाती है। इस तरह परीक्षा में मतलब यह है कि समायोजन स्थापित करने के लिए सब चीज़ किए जाते हैं। अवशिष्ट अधिगम होता है मतलब कि क्या अवशिष्ट अंतरण के संबंध में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया जा सका, ना ही विस्तार से उसे परिभाषित किया गया। तथापि पूर्व अधिगम व्यक्ति को दूसरे कार्य को अच्छी तरह करने या सीखने के लिए अनुकूल बना देता है। इतना ध्यान रखना बस। और तो कुछ खास नहीं है दोस्तों इसमें। देखो इसको आप लोग थोड़ा सा और देख लेना। ये इसमें ये क्या है कि थोड़ा ये बन सकता है क्वेश्चन कि समानता रसमनता के आधार प्रारंभिक और अनुवर्ती अधिगम कार्यों के बीच में संबंध। ऐसे आर ए एस सी आर डी, ऐसे आर ए ऐसे आर ए, तो उद्दीपक वही है, अनुक्रिया वही है, जिसमें ए सब में सेम है। तो ऐसे करके इनको थोड़ा सा देख लेना। देखो ये है दोस्तों अपना एक अच्छा टॉपिक और उसमें लिखा हुआ है अपना कि अधिगम को सुगम बनाने के कारक क्या होते हैं। सतत बनाम आंशिक प्रबलन जो अगर दिया जाएगा व्यक्ति को, मतलब अगर हम कंटिन्यूस नहीं दे रहे हैं तो कभी कभी दे रहे हैं, यानी आंशिक प्रबलन दे तो रहे ना, तो अधिगम सुगम बनेगा। कैसे कि अधिगमकर्ता के प्रयोगकर्ता एक विशेष अनुसूची के अनुसार प्रबलन प्रदान करने पर प्रबंध कर सकता है। अधिगम के प्रसंग में 2 प्रकार की प्रबलन अनुसूचियों का विशेष महत्व है। देखो सतत और एक आंशिक, ध्यान रखना। सतत प्रबलन प्रतिभागी को प्रत्येक लक्षित अनुक्रिया के बाद में मतलब शायद ध्यान रखना, अगर प्रत्येक लक्षित अनुक्रिया के बाद में प्रबलन दिया जा रहा है तो उसको सतत प्रबलन, और बहुत सारी प्रबलन अनुसूची का उपयोग करने पर अनुक्रिया की बहुत दर अधिक होती है, परंतु जब प्रबलन देना बंद कर दिया जाता है तो अनुक्रिया की दर बहुत तेजी से घट जाती है, अनुक्रिया का विलोप शीघ्र होता है।
तो ये ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, देखा गया है कि सतत प्रबलन की तुलना में आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप अत्यंत कठिनाई से होता है। इस आंशिक तथ्य आंशिक प्रबलन में प्राप्त की गई अनुक्रिया विलोप का ज़्यादा प्रतिरोध करती है, तो को आंशिक प्रबलन प्रभाव कहते हैं, पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट। ध्यान रखना, पार्शियल मतलब क्या होता है कि सतत प्रबलन की तुलना में जो आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा जो सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप है ना, वो अत्यंत कठिनाई से होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आंशिक प्रबलन इफेक्ट। अब आ जाओ दोस्तों अभिप्रेरणा, अपना टॉपिक एक डिफाइन है इसमें, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जीवन की रक्षा की आवश्यकता सभी जीवित प्राणियों में होती है और मनुष्यों में जीवन रक्षा के साथ साथ समृद्धि की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य हमारे प्राणी की एक ऐसी मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से है जो प्राणी को उसके वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उद्वेलित करती है। ध्यान रखना, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए करने के लिए उद्वेलित जो करता है वो क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा प्राणी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे अभिप्रेरित व्यवहार तब तक होते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए। आगे आ जाओ दोस्तों। देखो अधिगम की तत्परता, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। देखो दोस्तों अधिगम शैलियाँ क्या है। अधिगम शैलियों में आप तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए। अधिगम शैलियाँ मुख्यतः प्रात्यक्षिक प्रकारता, सूचना प्रक्रमण और व्यक्तित्व प्रतिरूप से उत्पन्न होती हैं। उपागमों की संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। भौतिक पर्यावरण के प्रति जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रियाएं प्रत्यक्षिक प्रकारता कहलाती हैं। यानी भौतिक पर्यावरण के प्रति जो जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया होती हैं उनको प्रत्यक्षिक प्रकारता कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों के अधिमानों जिनके द्वारा वे सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे श्रवण, दृष्टिगत आदि संबंधित सूचनाएं। सूचना प्रक्रमण क्या होता है दोस्तों, हमारी संरचना के अनुसार हमारे सोचने और समस्या समाधान करने के तरीके और सूचना याद करने के तरीकों के बीच भेद करता है। ठीक है। व्यक्तित्व प्रतिरूप हमारे अपने परिवेश के साथ अंत्यक्रिया करने के तरीके हमें प्रत्येक का सूचना और देखने, व्यवस्थित एवं याद करने का एक पसंदीदा, सुसंगत एवं विशिष्ट तरीका होती है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से एक अच्छी लाइन मिली है हमको जो क्वेश्चन में आने लायक है कि अधिगम शैलियाँ कई आयामों से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए एंडरसन ने अधिगम की विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक शैलियों में विभेद किया है। क्वेश्चन बन सकता है कि अधिगम की विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक शैलियों में विभेद किसने किया दोस्तों, एंडरसन ने किया है। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक। संबंधात्मक शैली वाले व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्रदर्शित सामग्री का अधिगम अच्छी तरह से करते हैं। वे इकाई के अंशों को संपूर्ण के साथ उनके संबंध के आधार पर ही समझते हैं। दूसरी ओर विश्लेषणात्मक अधिगम शैली करने वाले व्यक्ति एक अधिगम सुगमता से सीख पाते हैं और जब सूचना एक एक सोपान करके संचयी अनुक्रमिक प्रतिरूप में प्रस्तुत की जाती है तो वे संप्रत्यात्मक समझ के रूप में विकसित होती हैं। ठीक है दोस्तों, अधिगम अशक्तताएं। अब आपको पता है, नाम से पता चल रहा है कि अधिगम अशक्तताएं मतलब किसी भी चीज़ को सीखने में जो अशक्तताएं हैं उनके बारे में बताया गया है दोस्तों। अधिगम अशक्तता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी एक सामान्य पद है दोस्तों। इसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के उन विकारों से समूह से जिनके कारण किसी व्यक्ति को सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने और गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है। अधिगम अशक्तता कहते हैं उसको। ये अधिगम अशक्तता के लक्षण हैं जैसे कि अक्षर और शब्दों, वाक्यांशों को लिखने में कठिनाई होना। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे अवधान से जुड़े विकारों में पाए जाते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों में सामान्य व स्थान व समय की समझदारी की कमी होती है। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। ये बच्चे काम करने के मौखिक निर्देशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो आदि ये सब इसके गुण आप देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिसलेक्सिया क्या होता है। पठन वैकार, पठन वैकल्य कहते हैं इसको, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया के लक्षण क्या होता है। अधिगम अशक्तता वाले अधिकांश बच्चों में ये बहुत बार अक्षर और शब्दों की नकल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कमर को रकम, सपूत को कपूत, टा को ठा, पा को फा में अंतर करना आदि कठिन होता है।
ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया यानी पठन वैकल्य। ठीक है, देखो अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग, जो भी हमने अधिगम सिद्धांत पढ़े हैं उनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं दोस्तों। देखो इसमें से क्वेश्चन आने के आपके पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे इस बार। कैसे, आप खुद भी जान जाओगे कि अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर अनेक ऐसे चिकित्सक उपचारों का विकास किया गया जो समायोजन में कठिनाई पैदा करने वाले, सामाजिक अक्षमता पैदा करने वाले आदतों और व्यवहारों को सुधारने में सहायक होते हैं। इन विधियों को विलोप यानी एक्सटिंक्शन के सिद्धांत का उपयोग किया गया। असामान्य, अतार्किक भय तथा परिहार अनुक्रिया से ग्रस्त बच्चों इन प्रवणों के विषय में इस भय को दूर करने के लिए अत्यंत स्फोटक चिकित्सा यानी इम्प्लोसिव थेरेपी ध्यान करके, और इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। इम्प्लोसिव थेरेपी क्या होती है, इम्प्लोसिव थेरेपी क्या है दोस्तों, इम्प्लोसिव थेरेपी आपको पता है कि अतार्किक भय परिहार अनुक्रिया से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए अंतस्फोटक चिकित्सा विकल्प होती है कि हम उससे उनका उपचार कर सकते हैं, तथा आप्लावन का उपयोग किया जाता है यानी फ्लोटिंग। ठीक है, अंतस्फोटक चिकित्सा में व्यक्ति कल्पना करता है कि उसका डराने वाली घटना के साथ में बहुत डरावना संपर्क हो रहा है, साथ ही चिकित्सक उसे उस घटना का स्पष्ट मौखिक विवरण भी देता है। अब देखो दूसरी जो पठन वैकल्य है ये है अपना, मतलब सॉरी, जो अपना दूसरा विकार वो क्या है, उसका उपचार क्या है दोस्तों। देखो जैसे अत्यधिक दुश्चिंता या भय से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा क्रमिक विसंवेदनीकरण यानी सिस्टमैटिक वाले सिस्टम से की जाती है, सिस्टमैटिक तकनीक से की जाती है, यानी कि विसंवेदीकरण यानी क्रमिक विसंवेदनीकरण। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है दोस्तों। कैसे बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अत्यधिक दुश्चिंता तथा भय से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किस विधि से किया जाता है, तो क्रमिक विसंवेदनीकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वस्थ और खुशी के लिए हानिकारक तथा अवांछनीय आदतों को छुड़ाने के लिए विरुचि चिकित्सा, यानी कि स्वास्थ्य और खुशी के लिए हानिकारक जो है अवांछनीय जो आदतें हैं उनको विरुचि चिकित्सा यानी एवर्जन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखना थोड़ा दोस्तों, क्योंकि ये आने लायक चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें मिली हैं मुझे, कहीं नहीं मिली हैं ये। जैसे कि जैसे कि दोस्तों क्या उदाहरण के, एक मद्य को बमन दवा या जो गंभीर मिचली या बमन पैदा करती है उसके साथ युग्मित किया जाता है, जिससे मिचली और बमन मद्य के प्रति अनुबंधन अनुक्रिया बन सके। व्यवहार को अच्छा स्वरूप प्रदान करने और क्षमताओं का विकास करने के लिए मॉडलिंग तथा प्रबलन रिइंफोर्समेंट का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति शर्मीले स्वभाव के और अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया करने में जिन्हें कठिनाई होती है उन्हें आग्राह्यता प्रशिक्षण यानी कि एजर्टिवनेस ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, एजर्टिवनेस। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनको यदि थोड़ा सा भी कोई उकसा दे तो उन्हें मानसिक अशांति हो जाती है, मतलब हाइपर हो जाते हैं वो, मतलब कोई उकसा दे, और श्वास गति बढ़ जाती है, भूख का समाप्त हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जैव प्रतिप्राप्ति यानी बायोफीडबैक चिकित्सा। अब क्वेश्चन बन सकता है बायोफीडबैक, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि श्वास गति बढ़ जाना, भूख का समाप्त हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना आदि लक्षणों पर कौन सी चिकित्सा दी जाती है दोस्तों, जैव प्रतिप्राप्ति यानी कि बायोफीडबैक थेरेपी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों एक और देखते हैं। अध्यापक एक मॉडल और परामर्शदाता होता है, मेंटोर, ध्यान रखना है। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांतों का उपयोग करके बच्चों को खतरे और सुरक्षा के लिए जरूर संकेतों को सिखाया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांतों का उपयोग करके बच्चों के व्यवहारों को आसानी से सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी एक दोस्तों बहुत ही अच्छा बन सकता है। कैसे कि बच्चों को खतरे और सुरक्षा के जरूरी संकेत के सिद्धांत के द्वारा, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के द्वारा, और बच्चों के व्यवहारों को आसानी से सुधारा किसके द्वारा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा। उसके बाद प्रसार के उचित उपयोग से बच्चे माता पिता को उत्साही और अधिगमकर्ता बना सकते हैं। मॉडल और परामर्शदाता के रूप में माता पिता बच्चों को सामाजिक व्यवहारों में दक्ष और कर्तव्यपरायण और साधन संपन्न बनाते हैं। यह है दोस्तों आप लोगों का, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। और आज हमारा अधिगम का पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है NCERT के हिसाब से, और मैंने राजस्थान बोर्ड के बुक्स में भी देखा है, तो सेम यही चीज़ें हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में काम आएंगी ऐसी। और मेरी कामना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, तो इसलिए आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्कार।